मुझे ध्यान है कि पिछली बार अखिलेश यादव ने जब इस बिल का विरोध किया था संजय जी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप वाकई में लाना चाहते हैं तो पहले आप जनसंख्या गणना करवाइए और उसमें फिर आप ओबीसी की जब गणना कराते हैं उसमें 27% उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखें, तब जाकर वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो समाजवादी पार्टी की तो लिस्ट बहुत लंबी है। समाजवादी पार्टी को बहुत तरीके से उस दरमियान भी समझाया गया था कि जो जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है वो 4 फेज में चलेगा। पहला फेज जो एक इन्यूमरेशन का काम चल रहा है, जो हाउस इन्यूमरेशन हो रहा है, उसके बाद फिर सेंसस का दूसरा स्टेज आएगा, तीसरा स्टेज, कहीं जाके आखिर में ओबीसी जनगणना भी होगी, अवश्य होगी। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जब हम पूरी करेंगे तब तक 2029 का चुनाव आ जाएगा और तब तक 2029 के चुनाव से पहले डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। वह एक संवैधानिक जो हमारी जो बाध्यता है, उस बाध्यता के खिलाफ एक कदम हो सकता है। तो इसलिए जो सेंसस है वो अपने ढंग से चलने दीजिए और सेंसस से पहले डिलिमिटेशन का काम और महिला आरक्षण का काम पूरा होने दीजिए। तो मुझे लगता है बताया गया था। लेकिन चूंकि उनको एक पीडीए की राजनीति करनी है, चूंकि उनको एक जातिगत आधार पर लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों की भावनाएं भड़का करके अपने वोट जुटाने हैं, इसलिए वो संवैधानिक आग्रहों से ऊपर उठ करके, संवैधानिक आग्रहों के खिलाफ जा करके इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो लगातार सिमटता चला जा रहा है। इसलिए पूरे के पूरे विपक्ष को इस देश की जनता और बल्कि मैं कह सकता हूँ नई पीढ़ी भी रिजेक्ट करती जा रही है। इस देश के विपक्ष को जो पूरे देश में जो एक नई सोच रखने वाले लोग और सही सोच रखने वाले लोग, आज याद रखिएगा डिजिटल एज है। आज डिजिटल एज में जितने बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है या बहुत जानकार नहीं है या समझदार नहीं, उनके पास भी रोज तरह तरह की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, उनके मोबाइल पर अलग अलग इंस्टा के माध्यम से, पता नहीं कल कितने सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बात ठीक है कि आज की जनता जो है वो पहले से ज्यादा अवेयर है, पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं संजय जी। लेकिन आप महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज समझते हैं, तो एक जानकारी तो हम आपसे ये चाहते हैं कि इस वक्त एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच में क्या चल रहा है? क्या कोई संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में ये दोनों पार्टी विलय कर जाए? ये हमारा विषय नहीं है, ये दोनों पार्टियों का अंदरूनी विषय है। जिस समय अजीत दादा पवार का दुखद निधन हुआ था एक विमान दुर्घटना में, उस समय यह बात बहुत तेजी से उछली थी और शरद पवार जी के करीबी लोगों ने बोला, संभवतः शरद पवार जी ने भी कहीं बोला था कि विलय का, दोनों पार्टियों के विलय का एक ऑलमोस्ट प्रस्ताव लगभग फाइनल हो गया था। अजीत दादा स्वयं तैयार थे। लेकिन अजीत दादा की पार्टी के बहुत सारे लोग थे जो लगातार इसको नकारते रहे और ये कहते रहे कि वो विलय का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था और हम विलय चाहते नहीं। इस बीच सुमित्रा पवार का उदय होता है। अजीत दादा की जो पत्नी थी वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनती हैं और फिर अपनी पार्टी की अध्यक्ष बनती है और वो पूरी पार्टी की कमान अपने हाथ में लेती हैं। अब सुमित्रा पवार जी को तय करना है कि उनको शरद पवार जी की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करना है कि नहीं करना है। यह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता, जो अजीत पवार की पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनको एक फाइनल कॉल लेना है। हाँ, अभी भी शरद पवार जी की पार्टी की तरफ से, उनके कुछ नेताओं की तरफ से इस प्रकार की बातें आती रहती हैं कि विलय का फैसला हो गया था, लेकिन विलय अब उसके कोई अजीत दादा के पहले का सीन और उसके बाद का सीन तो अलग अलग दृश्य हैं। तो अब उसके बाद विलय होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शरद पवार साहब और उनकी पार्टी की तरफ से अभी भी इस प्रकार का प्रयास चल रहा है, ऐसा देखने में मिलता है।